हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ोया और आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। और ये हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 है, विधायिका। हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, जो कार्यपालिका था। ठीक है, आपको याद होगा। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं तो आप उस वीडियो को दोबारा देख लीजिए एक बार जाके, आपको क्लियर हो जाएगा कि कार्यपालिका क्या होता है। ठीक है, और विधायिका क्या होता है। ठीक है, कार्यपालिका क्या होता है और विधायिका क्या होता है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम बिना टाइम जाए कर हम चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है विधायिका। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने कार्यपालिका पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, आप सबको याद होगा। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कार्यपालिका जो होता है, कार्यपालिका हमारा वो क्या करता है, नियम को लागू करता है। नियम को लागू करता है। जैसे कोई नियम या कोई विधायक पास हुआ, तो उसको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, कार्यपालिका की होती है। ठीक है, कार्यपालिका की होती है। और जो नियम और कानून को तय करता है उसे विधायिका कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं, विधायिका। जो कानून या नियम को जो लागू होने वाला है उसको तय करता है कि क्या नियम और कानून किस तरह से होंगे, क्या होंगे, कैसे, क्या क्या इसमें डाला जाएगा। तो ये सब जो काम करता है वो कौन होता है, कार्य विधायी पालिका। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए हम इस पे अब इसमें गौर करेंगे कि इसमें क्या है। ठीक है, अब सबको समझ में आ गया विधायी पालिका क्या होता है। विधायी पालिका वह होता है जो नियम और कायदे कानून को तय करता है कि किस हिसाब से रखा जाएगा, किस श्रेणी में रखा जाएगा, इसमें कितने आरक्षण होंगे, वो सब जो काम तय करता है वो विधायिका कहलाता है। ठीक है, तो हम इसमें अब आगे पढ़ेंगे संसद के दो सदनों की क्या 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 आवश्यकता होती है। देखिए, संसद के दो सदन, राज्य सदन और लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, संसद के दो सदन को मिलकर क्या होता है, एक संसद बनता है। ठीक है, दोनों सदनों से मिलकर क्या होता है, संसद बनता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम सदन है। राज्य के विधायिका और विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। ठीक है, राज्य के जो विधायिका होते हैं विधानमंडल उसे कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए। आगे देखिए, भारतीय सदनों के संसद के दो सदन होते हैं। जब किसी भी विधायक को दोनों सदनों में सदन होते हैं तो उसे द्विसंघात्मक विधायिका कहते हैं। ठीक है, दोनों सदन में जो विधायक होता है उसको क्या कहते हैं, द्विसंघात्मक कहा जाता है। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा। भारतीय सदन के एक सदन को राज्यसभा तथा दूसरे सदन को लोकसभा कहा जाता है। मैंने अभी बिल्कुल पहले ही आपको बता दिया था कि राज्यसभा लोकसभा किसे कहा जाता है। संसद के दो सदन होते हैं जिन्हें राज्यसभा और लोकसभा कहा जाता है। ठीक है, संविधान ने राज्यों को एक संघात्मक या द्विसंघात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। ठीक है, अब केवल 5 राज्यों में द्विसंघात्मक विधायिका होती है। इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझा रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। विविधताओं के परिपूर्ण बड़े देश के प्राय द्विसंघात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं ताकि अपने अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों में समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। ठीक है, द्विसंघात्मक विधायिका एक और लाभ है कि सदन के प्रत्येक निर्णय पर दोनों सदन की पूर्ण विचार होता है। ठीक है, एक सदन के द्वारा दिया जाता है। देखिए क्या होता है कि इसमें अगर हम कहें कि संसद के दो सदन होने का क्या फ़ायदा है, तो देखिए इससे क्या होता है कि जब कोई भी कानून बनता है,
कोई भी कानून बनता है तो क्या होता है, सिर्फ इससे क्या होता है कि ये एक ही, अगर हम एक इंसान को चेक कराएं तो ज़रूरी नहीं है, जैसे हमने चेक किया तो ज़रूरी है, मतलब हम जो चेक करेंगे वो तो हमारे लिए सही होगा, लेकिन कोई और देखे तो शायद उसके अंदर कमियां निकाल दे। ठीक है, ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए हमने नया नया कोई चीज़, मान लीजिए हमने खाना बनाया, ठीक है, हम खाएंगे तो हमको तो सही लगा, लेकिन अगर दूसरे इंसान को खिलाते हैं कि हाँ चख के देखो कैसा है, तो बंदा बता देगा कि हाँ इसमें नमक कम है, या इसमें कुछ और नहीं है, या इसमें कुछ और पड़ना है। तो उसी तरह से दो सदन होने का यही फ़ायदा है कि जब कोई कानून बनता है तो कानून को बड़ी बारीकी से देखा जाता है, ताकि जिससे कि अगर हम कानून देश में लाए तो किसी को हानि ना पहुँचे, किसी को किसी तरह से परेशानी ना हो। इसलिए दोनों सदन में चेक किया जाता है उस कानून को, उसके बाद क्या किया जाता है, उसको पारित किया जाता है, और वो भी न्यायपालिका के द्वारा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। और हाँ, हमारा जो अगला चैप्टर है वो हमारा न्यायपालिका ही है, आपको पता होगा इस बात का। तो चलिए हम अभी विधायपालिका ही पढ़ लेते हैं, जिसमें अब पढ़ेंगे राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में हमें पता चल गया कि संसद के दो सदन होते हैं। ठीक है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो अब अभी हम राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। संसद के प्रत्येक सदन के प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग है। राज्यसभा के राज्यों के प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, इसका निर्वाचित अप्रत्यक्ष विधि में से होता है। किसी राज्य के लोग राज्य के विविध विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं। फिर उस राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्य राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हम किसी को चुन लिया, उसके बाद क्या होगा कि संसद के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो चुनते हैं, तब बच जाके बनते हैं राज्यसभा के सदस्य। देखिए, लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और विधानसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। याद रखिएगा इस बात को, भूलिएगा मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विसदन राज्यसभा। देखिए, एक बात और है, वो लोकसभा जो है वो लोकसभा लोकसभा की शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं, ये याद रखिएगा। राज्यसभा की शक्तियाँ वैसे कम होती है। लोकसभा को भंग किया सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा 5 साल के लिए होता है और राज्यसभा 6 साल के लिए होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, इसमें अंतर भी। उसके बाद जो लोकसभा होता है वो भंग भी हो जाता है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होता। ठीक है, उसके बाद एक और बात है कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो हमारे मतलब जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी का हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। तो हमने देखिए, एक तरीका यह हो सकता है कि देश के सभी क्षेत्र में आसान आकार और जनसंख्या के बावजूद संसद में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि देश में विभिन्न क्षेत्र की उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। ठीक है, समझ में आ गया आपको? द्वितीय सदन के ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र को राज्य के कम संख्या वाले क्षेत्रों में को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। ठीक है, जिसमें ज़्यादा जनसंख्या उसमें ज़्यादा प्रतिनिधित्व प्राप्त होते हैं, जिसमें कम है उसमें कम होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि लोकसभा क्या होता है। मैंने आपको बहुत विस्तार में बता दी, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब हमारे आगे आता है लोकसभा। लोकसभा के लिए पहले मैंने आपको बता दिया कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी जो समय सीमा होती है वो 5 साल के लिए होती है।
ठीक है। मैंने ये भी बता दिया कि ये इसे भंग किया जा सकता है, ठीक है। और मैंने इसमें ये भी बता दिया कि इसे निचली सदन कहा जाता है, ठीक है। और राज्यसभा जो होते हैं, राज्यसभा को हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, कभी कभी इंसान कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको उच्च सदन कहते थे, इसे निचली सदन कहते थे, नहीं, लेकिन इसको निचली सदन कहा जाता है, उचली सदन कहा जाता है, लोकसभा को निचली सदन, ठीक है। समझ में आ गया आपको। आगे देखते हैं कि लोकसभा क्या है, विस्तार से पढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभा के लिए जनता को सीधे चुनती है, ठीक है। लोकसभा के जो सदस्य, मैंने आपको ये बता दिया कि जनता द्वारा चुना जाता है सदस्य को, ठीक है। इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, बार बार नहीं दोहराऊंगी वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा लोकसभा सदस्य चुनाव के लिए पूरे देश और विधानसभा चुनने के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। इतना समझ में आ गया, कुछ समझाने वाली बात नहीं है, इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। आगे देखते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधित्व चुना जाता है, ठीक है। प्रत्येक जो क्षेत्र होते हैं वहाँ से एक प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, ठीक है। चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार होता है। आपको मैंने चैप्टर नंबर 2 में या 3 में मैंने आपको बता दिया था, 3 में बता दिया था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है। जो व्यक्ति 18 साल का है या उससे अधिक है तो उसको वो वोट देने का अधिकार उसको दिया जाता है। वो वोट दे सकता है किसी को भी, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय से संबंध रखता हो, उसे वोट देने का अधिकार है, ठीक है। 18 साल से जो अधिक 18 साल या 18 साल से अधिक हो चुके हैं उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, उसे ही वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। इतना समझ में आ गया। हमने ये चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके थे, ठीक है। आगे देखिए, के आधार पर होता है, ठीक है। जो चुनाव होता है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरी व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है, ठीक है। इस समय लोकसभा में 543 निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है। यह संख्या 1971 से चली आ रही है, ठीक है। इतना समझ आ गया। लेकिन अब जो संख्या बढ़ गई है वो 545 हो चुकी है, +2 बढ़ चुका है। याद रखिएगा, ये बहुत पहले की बात बता रही है लेकिन अब आगे बढ़ चुका है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे आप क्वेश्चन लिखते हैं तो इसको लिखने के बाद नोट में आप ये डाल दीजिएगा कि अब बढ़कर जनसंख्या इतनी 545 हो गए हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सदन क्या करती है, ठीक है। तो सदन के क्या पढ़ेंगे, सदन के क्या क्या काम होते हैं वो काम पढ़ेंगे, ठीक है। 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है ये कई बार, तो आपको इसको याद करना है, नोट कर लीजिए, ठीक है। भूलिएगा मत क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। तो इसमें पूछा जाएगा कि सदन के क्या क्या काम होते हैं, ठीक है। तो पहला काम पढ़ते हैं। पहला काम जो है विधायी कामकाज, ठीक है। विधायक यानी कानून से संबंधित कामकाज, ठीक है। सदन में पूरे देश या देश के किसी भाग में कानून बनती है। मैंने पहले आपको बता दिया, कानून बनाने वाले सर्वोच्च संस्थान होने के बावजूद सदन के कानून को केवल स्वीकृति देना मात्र काम करती है, ठीक है। अब वो क्या करती है, विधायी के कामकाज भी करती है। सदन क्या करती है, जैसे कोई भी कानून पास हुआ, मैंने पहले आपको बता दिया था कि दोनों ही सदन से पास होने के बाद ही कानून बनता है। तो ये क्या काम करती है कि कोई भी कानून आया तो उसको पे जांच पड़ताल करती है, ठीक है। कहीं अगर सही हुआ तो आगे जाता है, नहीं तो उसको उस पर विमर्श करने के लिए दोबारा उसको वापस भेज दिया जाता है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए, कार्यपालिका पे निर्वाचन नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। ठीक है, अब वो क्या करती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखती है और उसका जो उत्तरदायित्व तो उसका वो क्या करती है, उसको सुनिश्चित करती है। ठीक है, अब देखिए, संसद के सबसे महत्वपूर्ण काम कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखने तथा जनता के प्रति उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। वही बात हो गई जो मैंने आपको बता दिया कि क्या करती है, वहाँ के वो कार्यपालिका के जो को नियंत्रण में रखती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो हम हमेशा सही काम करे। क्या पता कभी भूल चूक हो गई तो उसका सदन का क्या काम है, इसको नियंत्रण करना। दूसरी बात, इसके उत्तरदायित्व कौन होगा उसके बारे में बताना, यानी सुनिश्चित करना। ठीक है, अब है वित्तीय कार्य। अब देखिए, पैसों से जो वित्तीय यानी मतलब होता है पैसा। ठीक है, वित्तीय से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो सब काम कौन करता है, संसद करता है। ठीक है, कौन करता है, संसद करता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने ये तीसरा टॉपिक पढ़ लिया। पहला हमने जो पढ़ा था वो था हमारा विधायी काम काज, उसके बाद कार्यपालिका पर नियंत्रण, दूसरा है वित्तीय नियंत्रण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन टॉपिक हमने क्लियर कर ली, आगे बढ़े। आगे है हमारा प्रतिनिधित्व, यानी संसद देश में विभिन्न क्षेत्र, समाज, आर्थिक और धार्मिक समूहों को अलग अलग विचारों से प्रतिनिधित्व देती है। ठीक है, अब क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि चुनाव होते हैं और जिस क्षेत्र में जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होती है उसी के हिसाब से प्रतिनिधित्व देते हैं और आर्थिक धार्मिक रूप से समूह को खड़ा करता है। देखिए, ऐसा भी होता है कि जैसे कि एरिया के हिसाब से, जैसे इस एरिया में ये इंसान मतलब कि या धार्मिक रूप से भी होता है कि जैसे ये धर्म के लोग ज़्यादा होते हैं तो उसी धर्म के प्रतिनिधित्व को खड़ा किया जाता है ताकि वो जीत जाए। कभी कभी इंसान ना क्या कहते हैं कि पुरानी सोच के होते हैं, वो ये नहीं देखते कि हाँ हमें किसको वोट देना चाहिए, वो ये नहीं देखते, वो धर्म के देखते हैं कि धर्म है तो हम उसको वोट देते, तो ये गलत है। हमको उसी को वोट देना चाहिए जो सही काम करता है, ना कि धर्म या आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से देखकर। ठीक है, समाज सही है तो हम सही है, ये सब देखकर हमें क्या करना चाहिए, वोट देना चाहिए और प्रतिनिधित्व को चुनना चाहिए। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है बहस का मंच। आपने कई बार संसद देखा होगा, संसद में इधर से आवाज़, इधर से आवाज़, इधर से आवाज़, कहीं ना कहीं से हर शोर होती रहती है। ठीक है, वो जो मंच होता है वहाँ पर क्या करते हैं कि सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार होता है। ठीक है, सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाता है। कौन देता है, सदन देता है, ताकि किसी को कोई भी डाउट हो, जैसे किसी भी राज्य को कुछ भी कमी हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो वो वहाँ पर जाके अपनी बात रख सकता है, किसी से बहस कर सकता है। ठीक है, वहाँ पर उसे पूरा अधिकार दिया जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ, कोई अपशब्द या कुछ और बोले तो वहाँ से उसे निकाल के भगा भी दिया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोई अपशब्द किसी को नहीं बोल सकता। ठीक है, वहाँ पर बहस चल सकती है, लड़ाई हो सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है अंडे टमाटर भी फेंक जाते हैं। तो ऐसे वहाँ पर क्योंकि उनको अधिकार दिया जाता है, सदन में उनको अधिकार दिया जाता है ताकि इंसान लोग अपनी बात, मतलब जो भी नेता है वो अपनी बात रख सके। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा निर्वाचन संबंधी कार्य। ठीक है, चुनाव हुआ, चुनाव के उपराष्ट्रपति हुए, राष्ट्रपति हुए, उनका चुनाव कौन करेगा। ठीक है, क्या होता है कि अब ये भी काम, निर्वाचन का भी जो काम होता है वो भी सदन करता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कौन करता है, सदन करता है। ठीक है, आपने राष्ट्रपति का कभी चुनाव में वोट नहीं दिया होगा, उपराष्ट्रपति का वोट नहीं दिया होगा। क्यों, क्योंकि ये सब कौन करता है, सदन करती है। वो सदन अपनी तरफ से देखती है कि कौन कैसा है, उसको किसको राष्ट्रपति बनाना चाहिए और किसको उपराष्ट्रपति। ठीक है,
ये सब भी काम कौन करता है? सदन करता है। इतना समझ में आ गया। हम अभी सदन के कार्य पढ़ रहे हैं जो 5 नंबर में आता है, आपको याद रखना चाहिए। अगला जो है हमारा वो है न्यायिक कार्य। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अधीन न्यायाधीशों के पद को हटाने के प्रस्ताव के विचार करने का सदन और न्यायिक कार्य का अंगत करते। देखिए अब क्या होता है कि आपने ये देखा कि जो कार्य सदन है वो इतने सारे कार्य करते हैं, लेकिन देखिए न्याय भी तो होना चाहिए। तो न्याय का भी काम क्या करती है? सदन करती है। जैसे कि मान लीजिए किसी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी न्यायाधीश पे आरोप लगा कि वो अच्छा काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो क्या वो तुरंत तो उसको उसके पद से हटा तो नहीं देगा। ठीक है, पहले वो क्या करेगा? विचार करेगा। ठीक है, देखेगा कि ऐसा तो नहीं कि मान लो किसी ने झूठा इल्जाम लगाया, झूठा इल्जाम सुनते ही अब क्या करे? सदन कहेगा जाओ भाई जाओ, ऐसा अब तुम्हें राष्ट्रपति नहीं बनना। तो ऐसा नहीं होता। वो क्या करता है? विचार करता है कि क्या पता कि उसके ऊपर जो आरोप लगा वो गलत हो। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो कि पहले जांच कर लेता है कि क्या पता ये सच में ऐसा काम तो नहीं कर रहा, हम न्याय ढंग से कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, ये देखने के बाद ही वो क्या करती है? किसी अपने पद से हटा दे। आई होप इतना समझ में आ गया आपको। हमने सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं सदन के, कि सदन क्या क्या काम करती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और